दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसी भी देश की असली ताकत क्या होती है, मतलब कैसे तय हुआ कि वो देश ताकतवर है, तो आप कहेंगे उस देश की सेना अच्छी ताकतवर होनी चाहिए, उस देश की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उस देश का आकार बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें आप एग्जांपल के तौर पर रसिया को, अमेरिका को, चीन को और ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सबको जोड़ देंगे और कनाडा को भी जोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि हमारे देश में, हमारे विश्व में ऐसे ऐसे भी देश हैं जिनका आकार बहुत छोटा है, लेकिन उनके सामने खड़े होने की बात कोई नहीं कर सकता। कोई देश हिमाकत नहीं कर सकता उसके ऊपर कुछ कब्जा करने की, हमला करने की। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल इजराइल ले लीजिए, कितना बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर छोटे देश की बात करें तो जापान ले लीजिए, जापान भी देश छोटा है, लेकिन उसके ऊपर कोई आंख नहीं दिखा सकता। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारण है जो किसी देश को ताकतवर सचमुच बनाता है? सबसे पहले आप लोग को मैं ऐसे कुछ देश का एग्जाम्पल बताऊंगा, जिसमें आपको फिर बाद में वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश की ताकत का संबंध न वहाँ के सेना से होती है ज़्यादा, न ही वहाँ की ज़्यादा टेक्नोलॉजी से होती है, और न ही उसका बड़ा या छोटा होने से होता है। आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा और फिर आपको चीज़ों को समझाऊंगा कि कोई भी देश का कमजोर होने का मेन रीजन क्या बनता है। सबसे पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे देश जो अभी बर्बादो तबाह हो रहे हैं और या होने के कगार पर बैठे हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और यूक्रेन को भी अब गिन रहा हूं। इन तीनों देश ऐसे थे ना जिनके पास, ऐसा नहीं है, इनके पास भी क्षमता है, सेना है, लेकिन ये सब के देश की स्थिति आप देख रहे होंगे। इन तीनों देशों में ना एक सबसे कॉमन चीज ये है ना कि ये देश जब भी कोई लड़ाई लड़ते हैं या जब भी इन पर कोई मुसीबत आता है ना, तो ये देश अपनी सेनाओं के ऊपर निर्भर कम रहते हैं। ये देश दूसरे देश के ना आगे मुंह ताकना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि यूक्रेन को ले लीजिए, यूक्रेन और रसिया का लड़ाई चल रहा था, तो यूक्रेन हर बात में अमेरिका का मुंह ताकता था और यूरोपीय शक्ति का मुंह ताकता था, अक्सर अमेरिका का मुंह ताकता था। लेकिन अमेरिका उसका युद्ध में सहयोग तो दिया, लेकिन अमेरिका ये सोच सहयोग दे रहा था कि हम तुमको अपने हथियार को बेच रहे हैं। युद्ध जीत जाओगे अच्छी बात है, जीत जाओगे तो कहेंगे कि देखो हमारा चेला यूक्रेन हमारी मदद से युद्ध जीता, हम यूक्रेन को एहसानमंद बना देंगे। और अगर युद्ध हार गए ना तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं भैया, तू जितना खर्चा तेरे में हुआ है अब दे, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता, बहुत तेरे में लगा दिया, बात फाइनल। तो यूक्रेन के साथ आज क्या हो रहा है? यूक्रेन देश पर अमेरिका चढ़ बैठा है, कह रहा है कि जितना तुम पर खर्चा के उनको चाहिए, इसीलिए यूक्रेन में अमेरिका अभी उसके जो दुर्लभ खनिज जो केवल यूक्रेन के पास है वहां दोहन की अनुमति ले लिया, और उसका बड़ा भाग अमेरिका ले जाएगा और कुछ भाग यूक्रेन को छोड़ेगा, और कुछ भाग ऐसे चीजों के लिए, संस्था के लिए छोड़ेगा जो यूक्रेन अमेरिका का इकोनॉमिकल वृद्धि में सहायक होगा। वो माल बेचा है या क्या किया है? अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश की स्थिति कुछ दिन पहले तो ठीक थी, लेकिन अब बिगड़ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब भी कोई लड़ाई की बात करते हैं तो अक्सर चीन का नाम लेते हैं। चीन के साथ मिलकर एक करेंगे, चीन के साथ मिलकर भारत को मजा चखाएंगे, केवल नाम ही लेते हैं। क्या कोई दूसरा देश आपकी लड़ाई करेगा? कभी नहीं, वो आपको माल बेचेगा। अभी चीन भारत को घेरने की मंशा से ग्वादर बंदरगाह बनाया, और वो ग्वादर बंदरगाह चीन अपने खर्चे पर बनाया। अब पाकिस्तान को लगा वाह, चीन मेरा भारत के नाम पर मदद कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह क्या है आपको बता दूं, ग्वादर बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है ना जो इसलिए बनाया गया था कि वहां जहाजों का ठहराव होगा, और उससे जो इनकम होगा वो पाकिस्तान का उससे भला होगा, और कुछ समय तक चाइना को जाएगा पैसा और उसके बाद पाकिस्तान का हो जाएगा। और इसके लिए उन लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर का निर्माण भी कर लिए। लेकिन हुआ क्या, वो बंदरगाह पर जहाज का ठहराव कम हुआ, और चीन को पता भी था कि पाकिस्तान ये पैसे लौटा नहीं सकता, और चीन को ये भी पता था कि वो बंदरगाह भौगोलिक तौर पर उतना कारगर नहीं होगा, लेकिन पैसा लगाते गया। अब चीन पाकिस्तान को क्या बोलता है कि तुम मुझे उतना पैसा दो, और नहीं दे सकते तो किराए पर दो, उससे मैं पैसा निकालूंगा। अब इस नाम पर अपने आदमी, अपने इंजीनियर, अपने सेना सबको चाइना भेज दिया, और धीरे धीरे पाकिस्तान का उस इलाके को कब्जा किया। अब पता नहीं कितने साल लगेंगे पैसा निकालने में, और चाइना को पता है ना वहां पर जहाज ठहर रहा है, ना इनकम हो रहा है, और हजारों अरबों करोड़ का माल फंसा हुआ है। हजारों करोड़ का माल फंसा है, वो पाकिस्तान देगा नहीं, मतलब ये अब इलाका अपना सालों तक के लिए, मतलब हो गया, अब आगे कौन जानता, तब तक अपना हो गया। और अभी कुछ दिन पहले
जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश अभी चीन की यात्रा पर गए थे मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के सलाहकार हैं, एक्चुअल में कहने के लिए सलाहकार हैं, अभी बांग्लादेश के अघोषित प्रधानमंत्री वही हैं। तो चलती उन्हीं की है। तो उन्होंने कहा कि भारत का क्या है, भारत के जो पूर्वोत्तर राष्ट्र समुद्री सीमा है नहीं, वो तो कटा हुआ है। तो ये मैसेज चाइना को दे रहे थे कि वो कटा हुआ है, आप यूज करिए, जरूरत पड़ा तो हम इसको भी हम अपने अंदर ले सकते हैं। और वो घुमा फिरा कर बोले थे। और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है, अभी बांग्लादेश का कोई मोहम्मद यूनिस का करीबी है और वो एक सेना में भी पद पर है। तो वो क्या बयान देता है बकलोल टाइप का कि चीन के साथ मिलकर हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपने कब्जे में कर लेंगे अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है। अब कहता हूं कि इस बकलोल को पता नहीं, या तो जानकारी नहीं रहता या किस दुनिया में खोए रहते हैं। इसको ये पता होना चाहिए कि भारत इनको रोड देता है तब जाकर ये भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से व्यापार कर पाते हैं और इनका रोजी रोटी चलता है। भारत बिजली देता है तब इनकी जिंदगियां चल रही, इनका रोजगार धंधे चल रहे हैं। और भारत अभी केवल एक रोड को रोक लिया तो तुम्हारी औकात नहीं है इसको वापस लेने की, और तुम बात करते हो कब्जा कर लेंगे, और बात करते हो, तुम्हारा सबसे मेन पॉइंट नोट करिए, ये क्या बोलता है, चाइना की मदद से कर लेंगे। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश की मदद से किसी दूसरे देश पर विजय की बात करता है ना दोस्तों, वो देश डूब जाता है। और एक गलती अभी कनाडा भी कुछ दिनों तक कर रहा था, भारत को घेरने के चक्कर में कनाडा लगा था, लेकिन भला हो कनाडा के प्रधानमंत्री बदल गए, मार्क कार्नी आ गए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गए थे। जब करने को कुछ नहीं रहता ना तो लोग अलग अलग जाति धर्मों का सपोर्ट लेता है और उन महान जातियों का उपयोग, जातियों की विचारधारा का, महान विचारधारा का उपयोग ये दूसरे कामों में उनको बरगला कर या बहला फुसला कर करने की कोशिश करता है। और इसी रास्ते पर कनाडा भी चला था। वो कनाडा देश की स्थिति बिगड़ ही रही थी भारत के साथ, कनाडा का बिगड़ रहा था, भारत का बिगड़ रहा था, लेकिन भला हो कनाडा देश का और कनाडा का लोगों का, जो मार्क कार्नी वहां के प्रधानमंत्री बने और फिर से पूरी स्थिति को नॉर्मल कर दिया। और भारत सहित विश्व के बहुत सारे देशों से उन्होंने स्थिति अच्छा कर लिया। अब कनाडा अच्छे हाथों में, अब कनाडा एकदम सुरक्षित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो सारे देश जो दूसरे के भरोसे में कोई लड़ाई लड़ता है, वो देश की गति अभी यूक्रेन की तरह, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह और कुछ दिन पहले श्रीलंका की तरह ही होता है, जो आप स्थिति देखे थे। लेकिन वो देश जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, चाहे कितनी भी छोटा क्यों न हो, दूसरे देश के भरोसे नहीं रहता, वो देश का कोई सर नहीं झुका सकता। ऐसे इजराइल हो गया, जापान हो गया, वियतनाम को भी ले लीजिए, वो कोई कम नहीं है, वो अड़ा रहता है। तो अभी भारत के साथ भी स्थिति वही है, वो किसी के भरोसे युद्ध को लेकर नहीं है या किसी भी चीज को लेकर नहीं है, अपने दम पर काम करेगा। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमको किसी देश से मिले बिना काम चल जाएगा, लेकिन किसी देश के भरोसे बैठ जाना और उस देश के साथ डील करना में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इजराइल हो गए, जापान हो गए, भारत हो गए, ये सब डीलिंग करने वाले देश हैं, डील करेंगे, डील, कोई आपसे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन और आपके भरोसे नहीं है। जैसे भारत अमेरिका से डील करके आया है, अमेरिका को ये नहीं बोला कि हम आपके भरोसे बैठे हैं, करना है तो करिए, नहीं तो अगला देश है। और अमेरिका भी समझता है कि भारत जब डील करता है ना, तो डील करने वाला देश को हराना मुश्किल है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बेस्ट नेगोशिएटर बताए थे, एक बहुत अच्छे से मोल भाव करने वाला व्यक्ति, और बहुत खुश भी हुए थे। और ये चीज को बताता है चीज। अब इस तरीके से मैं फाइनली सार और निचोड़ के तौर पर एक कहना चाहता हूं कि कोई भी देश हो, और देश ही नहीं, कोई व्यक्ति भी, अगर उसको किसी से कोई मनमुटाव है या बहस है, तो उसको मजा चखाने के लिए कोई तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है, तो तीसरा व्यक्ति उस पर सवार हो जाता है थोड़ा मदद करके, और बाद में उसको उससे ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता है। इतना ज्यादा कि अगर उससे लड़ाई में हार जाता तो भी उतना हर्जाना नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन अगर कोई देश से ठान लेता है कि मेरे को दूसरे का मदद नहीं लेना है, आबादी या बर्बादी के लिए जवाबदेह मैं रहूंगा, उस देश को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं इसमें बहुत कुछ समझा पाया हूँगा। भारत की स्थिति विश्व के जगह क्या है, बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति क्या है, यूक्रेन का स्थिति क्या है, और कोई भी देश कैसे डूबता है, कैसे देश अपने पूरा ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।